नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 10 का पाठ संख्या 12 इसका भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां। तो आज हम इसमें समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उन चुनौतियों के बारे में देखेंगे किस तरीके से हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाग 1। भाग 1 देखो यहाँ दिया गया है कि भारत एक क्या है, विशाल जनसंख्या वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर जो है विश्व का दूसरे स्थान का देश है और ये लोकतंत्र सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जहाँ पर आपको अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग दिखेंगे, इनकी संस्कृति अलग है, यहाँ पर लोग अलग अलग स्थानों पर निवास भी करते हैं। तो देखा जाएगा समाज में क्या है, विविधता पाई जाती है। उसी प्रकार क्या है, देखिए आगे दिया गया है कि परंपरागत समाज से भी आधुनिक समाज की तरफ गति करते भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए हैं। पहले के समय में आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कुरीतियाँ मानी जाती थी, आज उनको धीरे धीरे कम किया जा रहा है और हम अपनी परंपरागत जो भी हमारे रहन सहन की हो या बोलचाल की जिस तरीके से बदलाव आए हैं, आज हम जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, आधुनिक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, तो समाज बदल रहा है। पर इन सभी जो बदल रहे हैं, इन सभी परिवर्तनों के साथ ही समस्याएं भी समाज में बहुत सारी उद्भव हुई हैं, इनका विकास उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं में सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें इस पाठ के अंतर्गत हम सामान्यतः 2 जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहली समस्या है जिसको दिया गया है यहाँ पर सांप्रदायिकता। ठीक है, दूसरा है आपका जातिवाद। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी पहली समस्या जो देखो दी गई है। इसमें देखो दिया गया है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब व्यक्ति केवल अपने धर्म के बारे में सोचता है, दूसरे धर्म को क्या है, निम्न मानता है और उसके कारण जो तनाव या जो भी रोष उत्पन्न होता है वो आपका क्या है, सांप्रदायिकता को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्म को नीचा मानता है। तो देखो यहाँ दिया गया है, भारत एक असांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसीलिए संकुचित सांप्रदायिकता का आचरण संविधान की भावना के विरुद्ध है। यानी भारत का संविधान जो है वो क्या है, हमारा ऐसा देश है जहाँ पर संविधान के अंतर्गत ये लिखित है कि सभी धर्म क्या हैं, समान हैं। यहाँ पर किसी एक विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई है संविधान के द्वारा। यहाँ सभी संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सभी धर्म जो हैं वो समान माने जाते हैं। पर यहाँ पर कुछ सांप्रदायिकता क्या है, एक समस्या है। ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति अपने ही धर्म को उच्च मानता है। तो ये जो भावना है ये हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध है। जब कोई धार्मिक समूह, देखिए यहाँ दिया गया है, जब कोई धार्मिक समूह या समुदाय किसी कारण दूसरे धर्म या संप्रदाय का विरोध करता है तब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। समझ में आ गया। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सांप्रदायिकता क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को उच्च मानता है और दूसरे धर्मों को निम्न मानता है तब इस तरीके की समस्याएं क्या है आपकी उत्पन्न होती हैं और यही आपका क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। आगे देखो दिया गया है, किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य अन्य धर्मों की तुलना में अपने धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करें और अपने धार्मिक हितों को अधिक महत्व देते हैं तब वे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं परंतु सांप्रदायिक रूप से देखते हैं और ऐसी विचारधारा समाज को विभाजन की तरफ ले जाती है। यानी आप किसी एक व्यक्ति को नहीं, एक पर्टिकुलर पर्सन को आप देख के नहीं कहते हैं कि ये इस धर्म का व्यक्ति है। आप क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे और अदर धर्म भी हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये मानसिकता बन जाती है कि एक व्यक्ति के प्रति नहीं, पूरे समाज के प्रति, जबकि वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ठीक है, पर हम मान लेते हैं कि इस धर्म के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। ऐसा हमें समाज में नहीं करना है। हमारे देश में सभी धर्म क्या है, ऐसा सभी धर्मों को समान मानना है और उनका आदर सत्कार करना है। आगे देखो दिया गया, अगर हमने ऐसे नहीं किया तो क्या होगा, हमारा समाज जो है बट जाएगा और टूटने लगेगा और ऐसे में देश का विकास रुक जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो दिया गया, ये सभी बातें लोकतांत्रिक विचारधारा और राष्ट्रीय विकास के लिए बाधक हैं। लोकतांत्रिक मतलब
हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, जहाँ पर सभी धर्म समान है, सभी मिलजुल कर सभी धर्मों के लोग देश के विकास में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। और अगर हमने ऐसी विचारधारा बना ली कि हमारा एक धर्म ही क्या है, सर्वोच्च है, या इस तरीके से यही हमारे देश के विकास के लिए सही है, तो ये गलत है, ठीक है। हमें क्या करना है, आप सभी धर्मों को साथ लेके विकास करना है देश का, तभी हो सकता है। तो सांप्रदायिकता क्या है, राष्ट्रीय विकास और लोकतांत्रिक विचारधारा के लिए क्या है, बाधक है। आगे देखिए, सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष हम किस तरीके से इसमें कम कर सकते हैं या इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो उसमें देखो, पहला पॉइंट दिया है, हम सभी जानते हैं कि सांप्रदायिकता व्यक्ति, समाज और देश के विकास में अवरोध है। सभी लोग जानते हैं कि हाँ, इससे देश का विकास नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता, एक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। तो सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय अमल में लेने चाहिए, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला देखो दिया गया है, सर्वप्रथम नागरिक और सरकार को सांप्रदायिक तत्वों का शक्तिपूर्वक सामना करना पड़ेगा और उसे दूर करने के प्रयत्न करने पड़े। केवल सरकार प्रयास करे कि हम समाज में क्या है, सांप्रदायिकता को खत्म कर दें, तो ये संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को इसके लिए क्या है, जिम्मेदार रहना पड़ेगा और प्रयास करते रहने पड़ेंगे कि हम सभी धर्मों का क्या करें, आदर सत्कार करें। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है, सांप्रदायिकता दूर करने के प्रभावशाली कार्य शिक्षा कर सकती है। हमारे शिक्षण और पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए और विद्यालयों में आयोजित होने वाली सर्वधर्म सभाएं, यानी अलग अलग धर्मों की जो सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, सामाजिक उत्सव जैसे होते हैं, आपके अलग अलग धर्मों के त्यौहार आते हैं, ईद आता है, ठीक है, आपकी होली दिवाली आती है, ठीक है, सिख धर्मों के बहुत सारे आपके पर्व आते हैं, तो उन सभी को हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए। और जितने भी विद्यार्थी हैं उनके अंदर क्या है, समभाव सभी धर्मों के प्रति हमें क्या है, विकसित करने की आवश्यकता है। और इसका सबसे अच्छा कार्य कौन कर सकता है, शिक्षा। अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो सभी धर्मों के बारे में, अगर हम उसको प्रारंभिक समय से ही उसको समझाना स्टार्ट करेंगे, तो आने वाले समय में जब वो समाज में जाएगा तो वो क्या है, एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा और इस तरीके की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको नहीं होने देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है, सांप्रदायिक विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। चुनाव के लिए विशेष आचार संहिता और उसका अमल करना और करवाना चाहिए। यानी कोई एक धर्म, अगर धर्म को आधार बनाकर कोई अगर राजनीतिक पार्टी समाज में क्या है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर रही है, या उनका वोट बैंक बनाकर अपने आप को समाज में लेके जिताने का कार्य करती है, तो ऐसी जो भी राजनीतिक दल हैं या ऐसे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको सरकार द्वारा मान्यता नहीं देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रेडियो, टीवी, सिनेमा सामान्य नागरिक तक पहुंचने के लिए श्रेष्ठ क्या है, दृश्य और श्राव्य माध्यम, यानी सुनाई देता है और सुना जाता है, ऐसे माध्यम कौन कौन से हैं आपके, टीवी है, रेडियो है, सिनेमा है, हर एक नागरिक तक पहुंचते हैं। तो उन्हें सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता का प्रचार करना चाहिए। सभी इन सारे माध्यमों के ये जो सभी माध्यम हैं, ठीक है, इनके माध्यम से हमें क्या है, लोगों के अंदर समभाव विकसित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिले ऐसे कार्यक्रम भी इसमें प्रोत्साहित करने चाहिए, जो देशभक्ति से संबंधित हों और देश को क्या है, सर्वोपरि माने, अपने धर्म को ना मानकर, ठीक है, इस तरीके के कार्यक्रमों को हमें प्रसारित कराना चाहिए। फिर देखो दिया गया है नेक्स्ट, धार्मिक मुखिया और राजनेताओं के साथ मिलकर देश के विकास के लिए सांप्रदायिकता को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यानी सरकार और जो धर्म गुरु होते हैं, ठीक है, उन सभी को, धर्म गुरुओं में आपके मौलवी आ जाते हैं मुस्लिम धर्म के, ठीक है, और ईसाई धर्म के चर्च के कोई बड़े पादरी हो गए, ठीक है, वो हो गए, या हिंदू धर्म में ब्राह्मण है या कोई और धर्मगुरु हैं, उन सबको मिलकर क्या है, प्रयास करना चाहिए सरकार के साथ मिलकर और नेताओं को, जिससे कि सांप्रदायिकता को हम नष्ट कर सकें। आगे देखो दिया गया है, सांप्रदायिकता दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को सांप्रदायिकता के स्थान पर असांप्रदायिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, ऐसे प्रयत्न सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में करनी चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा कर सकते हैं वो है हमारे आज समाज की युवा पीढ़ी, और वो अगर समाज में आने के बाद वो इस तरीके से अपने शिक्षा में बदलाव करे, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, जिससे क्या है, आपके समाज में जो शैक्षणिक क्षेत्र जो हैं, ठीक है, उनमें इस तरीके से पाठ्यक्रम लेके आना चाहिए, या अन्य कोई इस तरीके से हम प्रयास करें जिससे क्या है, लोगों की मानसिकता बदले, वो अपने धर्म को ना मानकर अपने देश को सर्वोपरि माने, ठीक है, और सभी धर्मों का आदर सत्कार करें।
तब जाके क्या है सांप्रदायिकता दूर हो सकती है। तो इस प्रकार सरकार ही नहीं अपने समाज को भी विशिष्ट प्रयत्न करने चाहिए। सरकार के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। सरकार ने संविधान में पहले ही क्या है इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं जहां पर सांप्रदायिकता को देश के विकास के विरुद्ध माना गया है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर या समाज को हम कह सकते हैं क्या है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि सांप्रदायिकता समाज में ना हो। आगे देखो दिया गया है धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के ऊपर राष्ट्रहित, राष्ट्र गौरव और ऐसी समझ लोगों को एक सूत्र में बांधती है और वह राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता का पोषण करती है। यानी हमें अपने केवल धर्म के बारे में नहीं सोचना है, केवल अपनी जाति के बारे में नहीं सोचना है, केवल अपने एक क्षेत्र विशेष के बारे में नहीं सोचना है, केवल अपनी भाषा को महत्व नहीं देना है। सभी की भाषाओं का सम्मान करना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी जातियों का सम्मान करना है, हर एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का सम्मान करना है। तब जाके ये सूत्र जो होगा, ये जो आप सभी को समान मानेंगे, यही हमारे देश के राष्ट्रवाद में और राष्ट्रीय एकता में क्या करेगा, आपका मजबूती लेके आएगा और देश का विकास संभव होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ देखो दिया गया है जातिवाद। जातिवाद सभी को समझ में आता है कि अलग अलग जातियाँ समाज में पाई जाती हैं। विशेष रूप से अगर हम देखें हिंदू धर्म के अंतर्गत, ठीक है, तो प्रारंभिक समय से आज के समय में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, पर जातिवाद आज भी समाज में कहीं ना कहीं हमारे देश की सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। तो देखते हैं जरा, इसमें देखो दिया गया है कि आज जो जाति व्यवस्था की प्रारंभिक संकल्पना है प्राचीन समय में उससे भिन्न थी। आज हमने जो जातियाँ और उनके स्वरूप में जो बदलाव हुआ है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। ठीक है, पुराने समय में देखो दिया गया है कि समाज की आवश्यकताओं की परिपूर्ति, समाज में जो लोगों की आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए श्रम विभाजन के आधार के रूप में हमने जातियां विभाजित की थी। ठीक है, कि उनका कार्य क्या होगा और उनकी वही जाति होगी। इसके बेस पर हमने क्या किया था, समाज में जातियों का विभाजन किया था। प्रारंभिक परिकल्पना के अनुसार अगर हम कहें तो 4 व्यवसाय पर आधारित वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, जिसमें ब्राह्मण का कार्य होता था अध्ययन करना, क्षत्रिय का कार्य होता था युद्ध करना या जो भी राजा हैं उनके लिए कार्य करना। ठीक है, योद्धा का कार्य क्षत्रिय करते थे। वैश्य जो होते थे वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, जो व्यापारी लोग होते थे उनकी जाति जो होती थी वो वैश्य होती थी। और शूद्र जो होते थे, समाज में सबसे निम्न कार्य जो माना जाता है सफाई का या अन्य कोई कृषि का कार्य, ये सभी जो कार्य होते थे इनको कौन करते थे, शूद्र करते थे। तो जाति आधारित निवास व्यवस्था भी उस समय समाज में पाई जाती थी कि सबसे ऊपरी स्थान पर ब्राह्मण रहेगा या राजा रहेगा, उसके नीचे क्षत्रिय रहेगा, उसके नीचे जो है थोड़ा शहर के बाहर वैश्य रहेंगे और सबसे बाहर जो आउटर में रहते थे, बाहरी क्षेत्र में जो रहते थे शहर के, वो शूद्र रहते थे। तो इस तरीके से उनका निवास स्थान भी क्या है पहले से ही बना दिया जाता था। तो व्यवसाय के आधार पर आय के स्रोत रहते। समाज में आय वर्ग के आधार पर कुछ जातियां कम आय प्राप्त करती थीं, जिससे समाज की अन्य जाति समूहों की तुलना में आर्थिक स्थिति में भी कमजोर पाई जाती थी। यानी ब्राह्मण के पास बहुत अधिक धन होता था, क्षत्रिय के पास उससे कम होता था, वैश्य के पास उससे कम, और सबसे कम जो पाया जाता था वो शूद्रों के पास। तो इनकी समाज में स्थिति भी उसी प्रकार थी। यानी सबसे निम्न जीवन स्तर जो पाया जाता था या सबसे गरीबी में जो जीवन यापन करते थे वो कौन करते थे, आपके शूद्र। और सबसे अच्छा जीवन यापन कौन करते थे, ब्राह्मण करते थे। ठीक है, तो यही चीज़ें जो हैं क्या है, इसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी कमज़ोर होती रही। जैसी उनकी आय थी उस प्रकार से उनकी सामाजिक स्थिति भी कमज़ोर होती रही। पर आज के समय में जब संविधान हमारा लागू हो गया है तो सरकार क्या कर रही है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ देखो दिया गया है अल्पसंख्यकों, कमज़ोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के हितों के रक्षण के लिए कुछ ये संवैधानिक प्रावधान उनके हितों की रक्षा, सामाजिक असमानता का निवारण और अनेक कल्याण और विकास को सुनिश्चित करते हैं। संविधान में कुछ बातें सम्मिलित की गई हैं जिनसे क्या है, जो निम्न वर्ग है उसका भी विकास हो सके, उसे भी समान अधिकार प्राप्त हो सकें, इसके लिए सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है। जैसे पहला पॉइंट देखो दिया गया है, भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है, भारत का संविधान सभी लोगों को समान रूप से, चाहे वो
समाज में हो या आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक तौर पर हो, सभी को समान न्याय प्रदान करता है। नेक्स्ट देखो दिया गया है इसमें, भारत के संविधान में बताए अनुसार जाति, समूह, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। आज के समय में सभी को समान माना जाता है और अगर कोई समूह जाति समूह के आधार पर, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अगर भेदभाव करता है तो इसे संविधान के द्वारा क्या है आपका गलत माना जाता है और उनको सजा दी जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर है, समान दर्जा प्राप्त हो, इसके लिए संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके उपरांत राज्यों को सभी अधिकार दिए गए हैं कि उसे कल्याणकारी राज्य का दायित्व निभाने और कमजोर और पिछड़े वर्गों की रक्षा करने हेतु कुछ मूलभूत अधिकार पर भी संविधान में रहकर योग्य प्रतिबंध लगा सकते हैं। देखो सरकार ने संविधान में तो दिया ही है, इसके अलावा राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके यहाँ रहने वाले किसी जाति विशेष के लोग, किसी धर्म विशेष के लोग, किसी भाषा विशेष के लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उनके लिए राज्य सरकार भी अपने आधार पर कुछ उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका विकास करने के लिए भी क्या कर सकती है, कुछ नियम कानून बना सकती है जिससे कि उनका विकास हो पाए, उन्हें भी समाज में समान अवसर प्राप्त हो पाए, वो भी अपना विकास कर पाएँ और देश के विकास में योगदान दे पाएँ। नेक्स्ट देखो दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। संविधान में एक दिया गया है आपका कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है संविधान में, तो उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो दिया गया है, लघुमतियों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्हें राष्ट्र में समान अवसर और न्याय व स्थान देना। लघुमतियों जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, ठीक है, या कमज़ोर वर्ग हैं, इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी संविधान में क्या है विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और ये विशेष प्रावधान देने का मेन उद्देश्य क्या है आपका, वो ये है कि इन्हें भी राष्ट्र में समान अवसर मिल पाए, न्याय मिल पाए, स्थान मिल पाए और ये भी अपना विकास समान रूप से कर पाएँ जिससे देश का विकास हो सके। लास्ट में देखो दिया गया है आपका, राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं में भी इन सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। पहले के समय में पंचवर्षीय योजनाएं दी जाती थीं, आपके 5 वर्ष की योजनाएं होती थीं और उस 5 वर्ष के दौरान कुछ उद्देश्य निश्चित किए जाते थे। उन पंचवर्षीय योजनाओं में भी विशेष धर्म के लोगों को, विशेष जातियों को, विशेष भाषा के बोलने वालों को भी क्या है कुछ प्रावधान किए जाते थे, उनके लिए पैसे दिए जाते थे और इस तरीके से सरकार आयोजन करती थी इन पंचवर्षीय योजनाओं का, जिससे कि उस विशेष जो लोग हैं उनका विकास हो पाए समाज में। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में भी इन सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाता था और इनका विशेष ध्यान रखा जाता था। चलिए, तो इस प्रकार जो है हमारा पहला भाग जो है वो आपका समाप्त हो।